हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। इस वीडियो में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, विच इज द खालिस्तान मूवमेंट, द ऑपरेशन ब्लू स्टार एज वेल एज द पंजाबी सूबा मूवमेंट। बेसिकली ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार को पढ़ना है, हमें खालिस्तान मूवमेंट को पढ़ना है, तो हमें पंजाबी सूबा मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना होगा। ये सारे टॉपिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ ही ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज दिस वाज अ थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को एक थ्रेट पैदा हो गया था इन द 70s एंड 80s। प्लस जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है, पंजाबी सूबा, सूबा मीन्स स्टेट इन पंजाबी, एंड पंजाबी सूबा मूवमेंट इट इज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे रीजन्स से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की डिमांड हुई, यानी लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाने की डिमांड हुई। उन्हीं में से एक डिमांड थी पंजाबी सूबा मूवमेंट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। अगर आप इस वीडियो को एजुकेशन के नजरिए से देख रहे हैं, दैट इज फाइन। अदरवाइज इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट एनी आइडियोलॉजी और आप अपने आइडियोलॉजी के खिलाफ, अपने रिलीजन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, देन दिस वीडियो शुड नॉट बी सीन बाय यू। प्लस इस वीडियो में एक भी ओपिनियन हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। दिस वीडियो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री बुक्स। तो क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, तो हमने अपने ओपिनियंस इसमें एक्सप्रेस नहीं किए हैं। सारे ओपिनियंस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बेस्ड हैं। And mostly we have referred to this book, which is widely read by civil services aspirants in India, India since Independence by बिपिन चंद्रा। तो इस बुक से हमने ज़्यादातर अपनी रिसर्च ली है। इसके अलावा भी कुछ बुक्स का इस्तेमाल किया है which are read for the state civil services and so on. But mostly this book has been followed and जो historical opinions हैं वो सारे इसी बुक से हैं। So I think now we are ready to start our discussion about the खालिस्तान movement, about Operation Blue Star। क्यों पंजाब के अंदर हालात इतने खराब हो गए कि काफी सारे इनोसेंट लोगों की जान भी गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज खालिस्तान मूवमेंट? खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, और इस मूवमेंट की डिमांड थी एक सेपरेट होमलैंड फॉर सिख्स कॉल्ड खालिस्तान इन द पंजाब रीजन। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में, जिसमें इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर जाना पड़ा और बहुत बड़े लेवल पर गोल्डन टेम्पल की बिल्डिंग जो थी उसकी डिस्ट्रक्शन हुई। लेकिन ऐसे हालात क्यों बन गए, इसके लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। तो इस इशू की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी से। 20th सेंचुरी में एंड पर्टिकुलरली 1947 से, जब इंडिया और पाकिस्तान की रिलीजन बेस्ड पार्टीशन हुई। दिस पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी, जिसमें मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना विश्वास रखते थे। टू नेशन थ्योरी ये कहती थी कि डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदू और मुस्लिम, ये दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, इसलिए इन दोनों का एक सेपरेट देश होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एज पर द बिलीवर्स ऑफ द टू नेशन थ्योरी कोई और रास्ता नहीं निकल सकता। 1947 से पहले जो हिंदू और सिख कम्युनलिस्ट थे, दे ऑफन ज्वाइंड हैंड्स अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनलिज्म ज्यादा हावी लगता था हिंदू और सिख कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस को, तो 1947 से पहले तक तो ये एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया करते थे। बट नाउ द मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज नॉट देयर। आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान बन गया, तो पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, हिंदू और सिख कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस वो एक दूसरे के खिलाफ आ गई। और इस टाइम पे पंजाब में एक बड़ी पार्टी थी अकाली दल। अकाली दल सिख इंटरेस्ट की बात करती थी, एंड एज पर द अकालीज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इट कुड नॉट बी सेपरेटेड as they are essentially combined in Sikhism। तो अकाली दल का मानना था that due to some historical reasons, सिखिज्म में रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये कंबाइंड है। बट द डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म इट सेज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो अब अकाली दल का और काफी ज्यादा सिखों का ऐसा क्यों मानना था और है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सिखिज्म में अलग नहीं किया जा सकता? ये जानने के लिए हमें जाना होगा सिख हिस्ट्री में, या फिर हम कहें पंजाब की हिस्ट्री में। तो जो फिफ्थ सिख गुरु थे, श्री गुरु अर्जन देव जी, उनकी शहादत हुई जब मुगल एम्परर थे जहांगीर। पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहादत के बाद उनके बेटे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने गद्दी ली। लेकिन क्योंकि उनके पिताजी को मार दिया गया था मुगल एम्परर द्वारा, तो उन्होंने ये गद्दी लेते हुए दो तलवारें अपने साथ ली। एंड दीज टू स्वॉर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड मीरी और पीरी। मीरी दैट स्टूड फॉर द टेम्पोरल पावर,
एंड पीरी इट स्टूड फॉर द स्पिरिचुअल पावर। इससे पहले सिखिज्म सोली स्पिरिचुअल पावर थी, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे बने कि मुगल एम्पायर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी और मुगल एम्परर ने श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया, तो अब उनके बेटे ने जब गद्दी ली तो उन्होंने मीरी और पीरी यानी स्पिरिचुअल के साथ साथ टेम्परल पावर को भी सिखिज्म का हिस्सा बनाया। टेम्परल मीन्स दैट इज नॉन रिलीजियस, यानी सेकुलर अफेयर्स को लेके भी सिखों के ऊपर अथॉरिटी रहेगी, जो भी सिख गुरु होंगे उनकी मीरी और पीरी के बाद। और ये एक टर्निंग पॉइंट था सिख हिस्ट्री के लिए। इससे पहले एज वी डिस्कस्ड ये सिर्फ एक रिलीजियस संस्था थी, अब इसमें एक सेकुलर, इसमें एक टेम्पोरल एस्पेक्ट भी आ जाएगा एंड दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द सिख हिस्ट्री। सो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ये छठे गुरु हैं, सिक्स्थ गुरु हैं सिखों के। ही गेव अ मार्शल कैरेक्टर टू द कम्युनिटी। सेकुलर अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए सिक्स्थ गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अकाल तख्त बनवाया। अकाल तख्त इट विल एक्ट एज द सीट ऑफ ऑल द सेकुलर अफेयर्स फॉर द सिख्स। आज भी अगर आप देखेंगे कि सिखों के लिए अगर कोई फैसला लेना होता है तो वो अकाल तख्त से आता है। सो दिस वाज बिल्ट बाय द सिक्स्थ गुरु। यू हैव सीन कि कैसे मुगल एम्पायर के साथ एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से सिखिज्म के अंदर पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट करना मुश्किल होता जा रहा है। ये और मुश्किल हो जाएगा व्हेन श्री गुरु तेग बहादुर, जो 9th गुरु थे सिखों के, जिनको हम हिंद दी चादर भी बुलाते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ दी कश्मीरी पंडित्स के कॉज के लिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स और भी बहुत सारी कम्युनिटीज औरंगजेब के रूल के दौरान कुछ रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रही थी। इनको तंग किया जाता था बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इन कश्मीरी पंडित्स के लिए शहादत दी और इसके बाद 10वें गुरु बने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। अब क्योंकि मुगल ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, 2 सिख गुरुओं को शहीद कर दिया गया था और इसके अलावा भी मुगल एम्पायर, मुगल गवर्नर्स सिखों को और भी बहुत सारी कम्युनिटीज को तंग कर रहे थे उस टाइम पे। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो 10वें गुरु थे, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी। अब से मुगल एम्पायर के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्ट्रगल कंटिन्यू की जाएगी। लेकिन यहां पे भी किसी भी चीज का यह मतलब नहीं था कि क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स मिल रहा था तो यहां पे किसी और कम्युनिटी को तंग किया जा रहा था। इसी की हमें एग्जांपल मिलती है 1799 में महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर में। इट वॉज अ कंप्लीटली सेकुलर एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन में डोगरास थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सभी कम्युनिटीज के लोग थे। उनकी आर्मी यूरोपियन ऑफिसर्स के द्वारा ट्रेन करवाई जा रही थी। सो इट वॉज अ वेरी सेकुलर एम्पायर। लेकिन यहां पे भी आप देखोगे इट वॉज अ सिख एम्पायर। रिलीजन और पॉलिटिक्स ये एक दूसरे से एकदम सेपरेट नहीं हो रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर चला ब्रिटिश ऑक्यूपेशन तक, जो 1849 में हुई। 1849 में ब्रिटेन ने पंजाब को कैप्चर कर लिया। सो दिस वाज अ लिटिल इनसाइट इनटू द सिख हिस्ट्री कि क्यों अकालीस का ये मानना था 1947 के बाद कि सिखिज्म में रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। नाउ वी आर बैक इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। हम वापस आ चुके हैं 1947 के बाद की पंजाब की पॉलिटिक्स में। तो पंजाब की पॉलिटिक्स में अकाली दल, उनका यह मानना था कि सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सिखों को ऑप्रेस किया जा रहा है, पर्सिक्यूट किया जा रहा है, दे आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड, दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड। हालांकि इसका बहुत सारा एविडेंस नहीं था। इसका एक लौता अगर एविडेंस हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो मिलता है डिनायल ऑफ पंजाबी सूबा में। अकाली दल की ये डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे पंजाब को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए जहां पे पंजाबी बोलने वाले लोग हों। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात के लिए नहीं मान रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के लिए भी नहीं मान रही थी, गुजरात के लिए भी नहीं मान रही थी, और भी जितनी भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी हैं इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट एजिटेशन के बाद लोगों ने बनवाई हैं। लेकिन अपनी पॉलिटिक्स के लिए कोई इशू चाहिए था तो अकाली दल ने ये कहना स्टार्ट कर दिया दैट हिंदूज दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट द सिख्स एंड दे आर ट्राइंग टू इम्पोज ब्राह्मणिकल टायरनी। और अकाली दल ने बताना स्टार्ट कर दिया कि सिख रिलीजन जो है वो खतरे में है उस टाइम पे। नाउ अकाली दल इज अ सेकुलर पार्टी। आफ्टर ऑल दीज इयर्स 80s 90s के बाद सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया अकाली दल ने। अब अकाली दल, जो शिरोमणि अकाली दल है, वो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी मानता है। लेकिन उस टाइम पे दे आर टेलिंग सिख रिलीजन इज इन डेंजर। सो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बलदेव राज नायर जी ने 1966 में ये डाटा एनालाइज किया कि सिख they were 2% of the population and they were 20% of the army and they were 4% in IAS। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती तो ये फैक्ट्स उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं।
नाउ हिंदू कॉम्युनलिज्म वाज आल्सो वेरी एक्टिव इन पंजाब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाली दल ही कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा था, हिंदू कॉम्युनलिज्म भी बहुत एग्रेसिव था उस टाइम पे पंजाब में। एज वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग, अब मुस्लिम कॉम्युनलिज्म नहीं रहा था, हिंदू और सिख कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस दे स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर नाउ। इससे पहले दे यूज्ड टू शेक हैंड्स टू स्टैंड अगेंस्ट द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पंजाब में जो दो इश्यूज हिंदूज और सिखों के बीच में डिवीजन का कारण बने, ये थे इशू ऑफ स्टेट लैंग्वेज, कि पंजाब की स्टेट लैंग्वेज क्या होगी। नाउ माइंड यू, उस टाइम पे पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग रीजन्स नहीं थे, इसके अंदर हिंदी स्पीकिंग और पहाड़ी स्पीकिंग रीजन्स भी थे। तो अब इन सभी रीजन्स की लैंग्वेज क्या होगी, इस बात को लेके हिंदुओं में और सिखों में डिविजन्स पैदा होनी स्टार्ट हो गई। सेकंड जो रीजन बना डिवीजन का, ये था इशू ऑफ पंजाबी सूबा। पंजाबी सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगेन हिंदू और सिख ये एक दूसरे के खिलाफ आ गए, या कहें कि हिंदू और सिख ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के खिलाफ आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पंजाबी सूबा मूवमेंट। पंजाबी सूबा मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुई? अब इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से ही लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, उसकी ही ये डिमांड थी कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाए, उससे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ऐसी ही डिमांड पंजाब में भी थी, लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो प्रायोरिटीज लीडर्स की कुछ और थी। लीडर्स को लगा कि पहले कुछ और जरूरी चीजें हैं, अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स दे कैन वेट। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट की जो डिमांड थी वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने भी रखी गई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी 1955 में, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे रीजन से जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनको एक स्टेट दी जाए। तो इन सभी ग्रुप्स को सेटिस्फाई करने के लिए और ये देखने के लिए कि किसको स्टेट मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने पंजाब के पॉलिटिशियंस ने फिर से पंजाबी सूबा की डिमांड की फॉर द पंजाबी स्पीकिंग पीपल। बट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, सेइंग दैट पंजाबी एंड हिंदी, दीज टू लैंग्वेज दे आर नॉट वेरी डिफरेंट। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं है, ये रीज़न दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स की डिमांड थी जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। और जब इस डिमांड को रिजेक्ट किया गया, इसके बाद श्रोमणी अकाली दल ने मास्टर तारा सिंह जो उनके लीडर थे, उनके अंडर एक काफ़ी बड़ी एजिटेशन स्टार्ट कर दी। नाउ द डिमांड ऑफ अ लिंग्विस्टिक स्टेट, इट वाज जस्ट, इसे हम गलत नहीं कह सकते और इसे हिस्टोरियंस भी गलत नहीं कहते, बट अनफॉर्चुनेटली इस डिमांड को एक कॉम्युनल रंग दे दिया गया, इसको एक धार्मिक रंगत दे दी गई। तो अकाली दल ने यह कहना स्टार्ट कर दिया कि क्योंकि वो सिख हैं तो इसीलिए उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट किया जा रहा है। दैट इज द रीजन दैट दिस डिमांड इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड। नाउ द अदर साइड ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो हिंदू कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जनसंघ थी, ये सभी पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी इस डिमांड के अगेंस्ट थी। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिमांड कि पंजाब को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए। तो उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि पंजाबी हमारी मदर टंग नहीं है। तो 1961 का सेंसस होने वाला था। हिंदू कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, जनसंघ ने, ऐसी और भी पार्टीज ने हिंदुओं को यह कहना स्टार्ट कर दिया कि आने वाले सेंसस में आप अपनी मदर टंग हिंदी लिखवाओ, पंजाबी नहीं। हालांकि वो बोलते पंजाबी थे, बिकॉज दे वर लिविंग इन द पंजाबी स्पीकिंग रीजन्स। इसके अलावा पंजाबी सूबा के अगेंस्ट थे मजहबी सिख्स। दीज आर द हरिजन सिख्स, वो सिख हैं जो अपर कास्ट को बिलोंग नहीं करते। अब इन लोअर कास्ट सिखों को, जो दलित सिख्स हैं, इनको भी ये डर था कि जो रूल होगा पंजाबी सूबा में वो अपर कास्ट जट सिख्स का हो जाएगा। तो ये भी इस डिमांड को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के दैट इट इज अ कॉम्युनल डिमांड, कि ये एक धार्मिक डिमांड है एंड इट विल थ्रेटन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। अब ये धार्मिक डिमांड क्यों है? बिकॉज अकाली दल ने मूवमेंट को इस तरीके से चलाया कि उन्होंने इस डिमांड को धार्मिक बना दिया, हालांकि ये लैंग्वेज बेस्ड डिमांड थी। और दूसरा रीजन इस डिमांड को रिजेक्ट करने का यह था कि कोई भी ब्रॉड कंसेंसस नहीं था। इवन सिख पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर पा रहे थे कि पंजाबी सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो अब हाइंडसाइड पे इस मूवमेंट को, इस डिसीजन को देखते हुए हिस्टोरियंस ने अपने ओपिनियंस दिए हैं। बिपिन चंद्रा का क्या ओपिनियन है इस डिमांड को लेके, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था या नहीं? सो बिपिन चंद्रा द हिस्टोरियन
इनका कहना है नेहरू शुड हैव परहैप्स एक्सेप्टेड द डिमांड एज इट वाज इनहेरेंटली जस्ट। ये एक सही डिमांड थी, बिपिन चंद्रा का कहना है, स्पेशली एज इट वाज आल्सो बीइंग सपोर्टेड ऑन अ सेकुलर बेसिस बाय द सीपीआई। अब अकाली दल ने तो इस डिमांड को धार्मिक रंगत दी, लेकिन कुछ सेकुलर पार्टीज थी लाइक सीपीआई जो उस टाइम पे पंजाब में बहुत ज्यादा अच्छी होल्ड रखती थी, काफी अच्छा वोटर बेस था उनका, तो इस पार्टी की भी सपोर्ट थी। और भी कुछ सेकुलर लीडर्स भी थे पंजाब में जो इस लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड को सपोर्ट करते थे, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी थे। एंड एज बाय 1960 द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैड बीन रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 1955 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी। उसके बाद इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए 1956 में एक एक्ट भी बनाया गया था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें काफी हद तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड को मान लिया था, कुछ डिमांड्स को नहीं माना था। उसमें एक डिमांड थी महाराष्ट्र की, एक डिमांड थी पंजाब की। तो बिपिन चंद्रा इज सेइंग दैट बिकॉज रेस्ट ऑफ द इंडिया वाज गिवन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम थी, ये भी एक जस्ट डिमांड थी, बट बिकॉज इसके कॉम्युनल ओवरटोन्स हो चुके थे, ये एक रिलीजियस डिमांड भी बन गई थी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पंडित नेहरू की सरकार ने। अब पंजाबी सूबा मूवमेंट बनने में आसानी हुई जब अकाली दल के नए लीडर बने संत फतेह सिंह। इन्होंने रिप्लेस किया मास्टर तारा सिंह को एज द लीडर ऑफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी, जो सभी गुरुद्वारों की मैनेजमेंट देखती है पंजाब में, एंड अकाली दल। तो इन दोनों की लीडरशिप अब मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने इस डिमांड को कॉम्युनल ओवरटोन्स दी थी, कॉम्युनल रंगत दी थी, इनसे ट्रांसफर होकर चली गई संत फतेह सिंह के पास, और इन्होंने पंजाबी सूबा की डिमांड को कंप्लीटली लैंग्वेज बेस्ड बनाया। इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे ही पंजाबी सूबा मांगना स्टार्ट किया, तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और सेकंड फेवरेबल चीज हुई, जो हिंदी स्पीकिंग रीजन्स थे पंजाब के, अर्स्टवाइल पंजाब के, जो 1966 से पहले का पंजाब था, जिसमें हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी बोलने वाले लोग थे, हिंदी स्पीकिंग एरिया से भी एक डिमांड हुई कि वो पंजाब से सेपरेट होना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू बी विद द पंजाबी स्पीकिंग एरियाज। और फाइनली 1966 में जो प्रेजेंट डे पंजाब है उसे बनाया गया। पंजाब को बनाने के लिए हिंदी स्पीकिंग एरियाज को सेपरेट करके हरियाणा बना दिया गया, और कांगड़ा रीजन था पंजाब में, उसको हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया, पंजाब पंजाबी स्पीकिंग मेजॉरिटी के लिए एक स्टेट बन गया, और हिंदी स्पीकर्स के लिए बन गया हरियाणा। बट नाउ देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि चंडीगढ़ किसको मिलेगा, पंजाब को मिलेगा या हरियाणा को मिलेगा। तो इसका फैसला करने के लिए उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने पंजाब बाउंड्री कमीशन बना दी, और इस कमीशन ने चंडीगढ़ दे दिया हरियाणा को। अकाली दल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि चंडीगढ़ हरियाणा को मिल जाए, और इंदिरा गांधी अकाली दल को नाराज नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की शेयर्ड कैपिटल बन गया। आज दिन तक चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल ही है। लेकिन चंडीगढ़ लेने के लिए अकाली दल ने एक और प्रोटेस्ट, एक और मूवमेंट स्टार्ट कर दी, एक और एजिटेशन स्टार्ट कर दी। अब अकाली दल को चंडीगढ़ चाहिए था। अब 1966 में पंजाब बना दिया गया, लेकिन चंडीगढ़ के ऊपर फैसला नहीं हुआ। फाइनली इंदिरा गांधी ने 1970 में चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया, और पंजाब की दो सब डिविजन्स जो हिंदू मेजॉरिटी थी, फजिल्का और अबोहर, ये हरियाणा को दे दी, क्योंकि हरियाणा को भी कुछ देना पड़ेगा अगर आप उनसे चंडीगढ़ ले रहे हो, विच वॉज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया एज वेल। तो चंडीगढ़ हरियाणा से लिया गया, हरियाणा को दो सब डिविजन्स दी गई, अबोहर और फजिल्का, लेकिन अकाली दल इस पे भी राजी नहीं हुआ, और इसीलिए इस डिसीजन को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। बट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पंजाब के हालात बिगड़ गए और खालिस्तान बनने की मूवमेंट तक पहुंच गए, ऑपरेशन ब्लू स्टार तक पहुंच गए, एक्सट्रीमिज्म पंजाब के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया, वायलेंस लेड टू लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स। तो क्यों ऐसा हुआ? बिपिन चंद्रा का कहना है एक्सेप्टेंस ऑफ पंजाबी सूबा डिमांड वाज अ करेक्ट स्टेप। अच्छा स्टेप था, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं था प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कम्युनलिज्म। पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच में बढ़ रहा कम्युनलिज्म, ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। अब अकाली दल की पॉलिटिक्स की बात करें, उनकी सभी डिमांड्स ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर ली गई थी। अकाली दल के पास कोई भी मेजर इशू नहीं बचा था, और पंजाबी सूबा बनने के बाद भी अकाली दल को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी इलेक्शंस के अंदर। 1966 में पंजाबी सूबा बन गया
एजिटेशन लीड की थी अकाली दल ने। 1967 में इलेक्शंस हुए लेकिन इनकी सरकार नहीं बनी। अकाली दल को सरकार बनानी पड़ी हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टीज के साथ मिलके, जैसे जनसंघ। अब जनसंघ और अकाली दल ये एक दूसरे के खिलाफ थे पंजाबी सूबा मूवमेंट में। पंजाबी सूबा बन गया तो इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। यहां पे एक मेजर डेवलपमेंट हुई पंजाब की हिस्ट्री में, या फिर कहें कि इंडिया के सेंटर स्टेट रिलेशंस की हिस्ट्री में। पंजाब में अकाली दल ने 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में श्रोमणी अकाली दल ने बहुत सारी डिमांड्स रखी। ये डिमांड्स क्या थी? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स टू द स्टेट्स, ट्रांसफर ऑफ सम पंजाबी स्पीकिंग एरियाज टू पंजाब, प्रोटेक्शन ऑफ द सिख माइनॉरिटीज आउटसाइड पंजाब, ब्रिंगिंग ऑल द गुरुद्वाराज ऑफ इंडिया अंडर एसजीपीसी। एसजीपीसी के अंडर पंजाब के गुरुद्वारे थे, अब ये चाहते थे सारे इंडिया के गुरुद्वारे एसजीपीसी के अंदर आ जाएं। अकाली दल की ऐसी डिमांड थी। फ्री एक्सेस टू द बर्थ प्लेस ऑफ श्री गुरु नानक। गुरु नानक देव जी की जो बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान में है। एंड सिख अरदास में ये मांगा जाता है कि ये गुरुद्वारे जो हैं वहां पे भी माथा टेकने का मौका उन्हें गुरु साहिब दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो इस डिमांड को भी आनंदपुर साहिब के रेजोल्यूशन में डाल दिया गया। सिखों के लिए डिफेंस सर्विसेज में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की जाए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए प्राइजेस फिक्स किए जाएं और हायर प्राइजेस दिए जाएं। ये डिमांड थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में। चंडीगढ़ को ट्रांसफर किया जाए टू पंजाब। हरियाणा और पंजाब की शेयर्ड कैपिटल नहीं होनी चाहिए और पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज का स्टेटस मिले। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली में, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं पंजाब के, जहां पे बहुत सारे पंजाबी स्पीकिंग लोग रहते हैं लेकिन अब वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं, तो उनको भी पंजाबी सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में। 1973 में ये रेजोल्यूशन पास किया अकाली दल ने। आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये सारी डिमांड्स ही अकाली दल की पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। टिल नाउ अकाली दल इज नॉट एबल टू गेट मेजॉरिटी। इतने लंबे समय तक 1947 से लेके 77 तक भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही। वो अकेले सरकार नहीं बना पा रहे डिस्पाइट डूइंग सिख पॉलिटिक्स, डिस्पाइट क्लेमिंग टू बी द वॉइस ऑफ सिख्स। सो इससे ये जाहिर हो गया था कि सिख भी बहुत ज्यादा अकाली दल को वोट नहीं डाल रहे। वो अभी भी कांग्रेस पार्टी को या फिर कुछ और पार्टीज थी उनको वोट डाल रहे थे। 1977 के इलेक्शंस में भी अकाली दल को अलायंस करना पड़ा जनता पार्टी के साथ, और जनता पार्टी के अलायंस का ही हिस्सा थी जनसंघ, द हिंदू कम्युनल पार्टी, जिसके खिलाफ अकाली दल की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो दोबारा से मिलके इन्होंने सरकार बना ली। 1980s तक अकाली दल को वोट नहीं मिल रही थी। यही कारण बना कि एक्सट्रीम पोजीशंस लेनी पड़ गई अकाली दल को। जब एक्सट्रीम पोजीशंस ली गई तो कम्युनलिज्म और बढ़ता गया, पंजाब के हालात और खराब होते गए। 1980 के इलेक्शंस में अकाली दल को सिर्फ 27% वोट मिली। दैट मेंट इवन हाफ ऑफ द सिक्स दे आर रिजेक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अकाली दल। और यही कारण था कि अकाली दल को अब सबसे एग्रेसिव कैंपेन्स स्टार्ट करने पड़े अपनी डिमांड्स के लिए। और डिमांड्स क्या थी जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में हमने डिस्कस की। तो 1981 में श्रोमणी अकाली दल ने संत लोंगोवाल की लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपनी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल डिमांड्स की एक लिस्ट शेयर की, जिसमें बहुत सारी डिमांड्स थी जो पंजाब के ग्रीवेंसेस थे, पंजाब की शिकायतें थी। पंजाब ने कहा कि हमें रिवर वाटर्स चाहिए, हमें चंडीगढ़ चाहिए, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को एक मेजर डिमांड बना लिया गया 1980s में। अकालीज ने काफी कम्युनल तरीके से, काफी रिलीजियस तरीके से इन डिमांड्स को रेज करना स्टार्ट कर दिया और रिलीजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया सिख वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, सिख वोटर्स की सपोर्ट लेने के लिए। गुरुद्वारास को फोकल पॉइंट्स की तरह यूज किया गया, गुरुद्वारास सेंटर पॉइंट्स बना लिए गए इस मूवमेंट को फर्दर करने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। नो, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, ये सारे ओपिनियंस हमारे नहीं हैं, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं हैं, ये सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स के ओपिनियंस हैं। सो अकाली दल, they wanted interests of Punjab to be placed above the interests of the neighboring states as well as the country। तो अकाली दल का ये मानना था, वो जिस तरीके से डिमांड्स को उठा रहे थे, अकाली दल का कहना था कि हमारी डिमांड्स यानी पंजाब की डिमांड्स बाकी स्टेट से ज्यादा जरूरी हैं, देश से भी ज्यादा जरूरी हैं। नाउ द फेलियर ऑफ अकाली मूवमेंट्स, इवन दीज मूवमेंट्स आर नॉट वेरी सक्सेसफुल।
अब क्योंकि ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं है और अकाली दल अपनी डिमांड्स को इस लेवल तक लेके गया है यूजिंग कॉमनल ओवरटोन्स, अब क्या हो गया कि कुछ लोगों को ऐसा लगने लग गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पंजाब के साथ गलत हो रहा है और पंजाब के पास सिर्फ एक लौता रास्ता है, दैट इज वायलेंस. सो these demands they made the more honest believers feel that violence offered the only remedy. और अब स्टार्ट होगी द सेंसिटिव पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो कुछ लोगों को जरूर हर्ट कर सकती है. सो सिर्फ एजुकेशन के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इस वीडियो को सुनो. दीज आर नॉट आवर ओपिनियंस, ओनली हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एंड डू नॉट लेट योर पर्सनल बायसेस ब्लर योर परसेप्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट? तो अब 1980s में पंजाब एंटर कर चुका है. दिस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ कॉमनल पॉलिटिक्स. 1947 से लेके 80s तक जितनी भी कॉमनल पॉलिटिक्स की गई, वोट्स लेने के लिए हर बार इस लेवल को बढ़ा दिया गया. उसका ही कल्मिनेशन हुआ कि 1980s में पंजाब में मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, पंजाब में वायलेंस स्टार्ट हो गई, पंजाब में कुछ ग्रुप्स ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे. फॉर एग्जाम्पल 70s में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, इन्होंने इस ट्रेंड की लीडरशिप ली. ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस मिलिटेंट ट्रेंड इन पंजाब. अब इसमें पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी थी विच वॉज लेड बाय ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने भी साइलेंटली भिंडरांवाला और उनके कैंपेन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जितने पॉपुलर होंगे उतनी ही अकाली दल की पॉपुलैरिटी कम होगी, बिकॉज दोनों की डिमांड सेम है. तो अगर अकाली दल के सपोर्टर्स संत जरनैल सिंह के पास जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट संत वुड टर्न अगेंस्ट देम ओनली. कुछ देर बाद संत उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जाएंगे जिनकी सपोर्ट उन्हें मिल रही थी, यानी पंजाब कांग्रेस की. सो टेररिज्म कहें, एक्सट्रीमिज्म कहें, मिलिटेंसी कहें, ये स्टार्ट कब हुई? इट स्टार्टेड विद द असैसिनेशन ऑफ निरंकारी सेक्ट. निरंकारी सेक्ट एक रिफॉर्म मूवमेंट है. निरंकारी सेक्ट अपने आप को एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मानती है और निरंकारी सेक्ट और जो प्रॉपर सिख सेक्ट है उसके बीच में कुछ ना कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं. इस प्रॉब्लम के चलते निरंकारी सेक्ट के जो हेड थे उनको असैसिनेट कर दिया गया और इसके बाद काफी सारे और निरंकारीज, कांग्रेस वर्कर्स, अकालीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सबकी असैसिनेशन स्टार्ट हो गए, इन सबके मर्डर स्टार्ट हो गए. इवन इफ देयर वाज अ क्रिटिक ऑफ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला, उनको भी मार दिया जा रहा था. लाइक 1981 में लाला जगत नारायण, ये एक बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर थे, इनको भी ब्रॉड डे लाइट में मार दिया गया. ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड बिकॉज ही वॉज क्रिटिकल ऑफ दिस मूवमेंट, these demands being raised by Jarnail Singh Bhindranwala. And to the surprise of all the Indians, government was not acting. गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी. एंड स्पेशली ऐसा माना जाता है, ऐसा हिस्टोरिकल बुक्स में हमें देखने को मिलता है कि ज्ञानी जैल सिंह, ही इज बिलीव टू बी द रीजन व्हाई नो एक्शन वाज बीइंग टेकन. ज्ञानी जैल सिंह इस टाइम पे होम मिनिस्टर थे इंडिया के. वो इंडिया के होम मिनिस्टर बन चुके थे जब लाला जगत नारायण को असैसिनेट किया गया. नाउ भिंडरांवाला ही मूव्ड इनटू द गोल्डन टेंपल. गोल्डन टेंपल में जाके उन्होंने वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया, वहीं से अपनी मूवमेंट को आगे ले जाना स्टार्ट कर दिया. एंड इसके बाद एक कैंपेन स्टार्ट हुआ, अ कैंपेन ऑफ हेट्रेड एंड मर्डर्स स्टार्टेड अगेंस्ट हिंदूज, फॉलन सिख्स. फॉलन सिख्स, these are the sects which have ideological differences with the real Sikhism's ideology, and the petty government officials, they were also being killed. 1983 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ पंजाब के अंदर. पंजाब पुलिस के एक डीआईजी थे एएस अटवाल, वो गोल्डन टेंपल में माथा टेकने गए थे, वहां से बाहर आए तो उनका मर्डर हो गया. तो गोल्डन टेंपल माथा टेकने के बाद एक डीआईजी का मर्डर हो गया. दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव थिंग. और पंजाब के अंदर और सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदुओं और सिखों के बीच में डिवाइड बढ़ता जा रहा था. There was an environment of communal passions among Hindus and Sikhs of Punjab and other parts of India. तो पंजाब से बाहर सिख अनसेफ फील कर रहे थे and Hindus were very aggressive and पंजाब में Hindus were feeling very unsafe. And at this point, Jarnail Singh Bhindranwala, he called for separation from and an armed struggle against Indian state. तो उन्होंने सिख सेपरेशन की, सिख सॉवरेंटी की बात करनी स्टार्ट कर दी. उन्होंने खालिस्तान मांगना स्टार्ट कर दिया एंड ही मूव्ड इनटू अकाल तख्त साहिब. अकाल तख्त हमने वीडियो की स्टार्टिंग में समझा था क्यों इतना जरूरी इंस्टीट्यूशन है सिखिज्म के लिए. और जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने अकाल तख्त को अपना हेडक्वार्टर बना लिया
पंजाब में काफी गुरुद्वारास को यूज किया जा रहा था खालिस्तानी मूवमेंट के लिए इस टाइम पे। नाउ द मोटिव बिहाइंड ऑल दीज किलिंग्स, assassinations, it was to prove that Indian state it was not capable of ruling in Punjab and therefore separation was possible। तो लोगों में ये विश्वास आए कि इंडियन स्टेट के बस में कुछ भी नहीं है, वी आर किलिंग सो मेनी पीपल, इंडियन स्टेट इज नॉट इन कंट्रोल एंड सेपरेशन और खालिस्तान ये पॉसिबल है। दिस इज अ रियलाइजेबल ऑब्जेक्टिव। एंड वाइल किलिंग दीज पीपल नो डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन सिख्स एंड हिंदूज एंड इनफैक्ट ज्यादा सिखों को मारा गया बिटवीन 1981 टू 1984। नियरली 55% of those killed they were Sikh। Now अकाली दल was confused। अकाली दल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिस्पॉन्स दे। Their response it lacked clarity। वो बहुत क्लियरली किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मिलिटेंट्स को तो बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे वो। एंड समटाइम्स दे क्रिटिसाइज्ड बट ओनली व्हेन पुलिस टुक एनी एक्शन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट्स। और कई बार अकाली दल मिलिटेंट से कंपीट करने के चक्कर में और एक्सट्रीम पोजीशंस लेना स्टार्ट कर देता था बिकॉज अकाली दल दे शेयर्ड द आइडियोलॉजी बट दे वर नॉट वायलेंट। सो अकाली दल को भी ये कंपीट करना था कि उनका सपोर्ट बेस एकदम खत्म होता जा रहा है। सो समटाइम्स दे स्टार्टेड टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशंस। नाउ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी's response was also indecisive during all these assassinations, violence, killings, murders। She was also not taking a very clear stand। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया क्लियरली। अगर लिया होता तो शायद सिचुएशन इतनी ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होती। No action was taken against the militants and against fighting the communalism between the Punjabi Hindus and Sikhs between 1981 to 1984। एंड पंजाब में सिचुएशन 1984 में बहुत तेजी से खराब होने लग गई। पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान में सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए गए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, पैसा और हथियार भी प्रोवाइड किए गए एंड सम सपोर्ट केम फ्रॉम द सिख ग्रुप्स आउट ऑफ इंडिया। अभी भी अगर आप देखोगे जितनी भी खालिस्तान मूवमेंट को अगर सपोर्ट है वो सारी एनआरआईज या फिर पंजाब से बाहर है। पंजाब में बिल्कुल भी सपोर्ट इस मूवमेंट को अब नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ दीज टाइम्स दैट पंजाब हैज सीन। अभी हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स, एवरी कम्युनिटी इन पंजाब दे डू नॉट वांट वायलेंस। सो कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, अब 1984 तक सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। इतनी खराब हो चुकी थी कि हिंदुओं ने पंजाब को छोड़ के जाना स्टार्ट कर दिया और जो सिख पंजाब से बाहर रह रहे थे उनकी सेफ्टी की भी चिंता थी। उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था और उनको नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया। हरियाणा में एंटी सिख राइटिंग स्टार्ट हो गई, सिखों के खिलाफ दंगे स्टार्ट हो गए हरियाणा के अंदर। और हिंदुओं को पंजाब के अंदर क्योंकि मारा जा रहा था तो सारे नॉर्थ इंडिया में सिखों की सेफ्टी एक बहुत बड़ी चिंता बन गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब एक्शन डिले नहीं किया जा सकता था। 1981 से 1984 तक एक्शन ना लेके सिचुएशन को इतना खराब कर दिया गया कि सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी थी कि लोग अपने घरों को छोड़ के जाने लग गए। Now an operation was conducted and this operation was Operation Blue Star। The situation it was allowed to worsen so much that there was no alternative left other than military action। अब military action लेना ही पड़ना था और इस military action को लिया गया under the code name Operation Blue Star। इंडियन आर्मी ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को सराउंड किया 3 जून को। इसके अंदर ही सन जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। 5 जून को इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में एंट्री स्टार्ट कर दी, लेकिन ये ऑपरेशन को माना जाता है कि ये बहुत बुरे तरीके से प्लान किया गया था एंड इट वाज वेरी बैडली एक्सिक्यूटेड एज वेल बिकॉज इंटेलिजेंस वाज सो वीक। इंडियन आर्मी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ फुल फ्लेज्ड बैटल। इंडियन आर्मी को लगा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से वो अंदर जाएंगे और गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंसी से फ्री करवा के वापस आ जाएंगे, जिसमें इस बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अंदर से ऐसा रिस्पॉन्स आया कि एक फुल फ्लेज्ड बैटल स्टार्ट हो गई। अंदर इतने हथियार थे, इतनी प्लानिंग और प्रिपरेशन थी कि इंडियन आर्मी को टैंक्स बुलाने पड़ गए। एंड नाउ थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज दे वर इनसाइड गोल्डन टेम्पल। काफी सारे लोग माथा टेकने आए हुए थे, वो भी अंदर फंस गए, उनमें से काफी मरे भी। गोल्डन टेम्पल का जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इस ऑपरेशन में। एंड अकाल तख्त इट वाज वर्चुअली रेज्ड टू द ग्राउंड। वो ऑलमोस्ट जमीन पे ला दिया गया। और क्योंकि सिखों की सबसे जरूरी बिल्डिंग, सबसे जरूरी इंस्टीट्यूशन को इतना नुकसान हुआ, उसकी इमेजेस जब बाहर आई तो ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा इमोशनल नुकसान हुआ
लोगों को बहुत गुस्सा आया, सिखों को बहुत गुस्सा आया, एंड दिस ऑपरेशन इट हैड अनइमेजिनेबल political and emotional cost. Sikhs all over the world were outraged. जरनैल सिंह पिंडरांवाला was killed in the operation and इसके बाद एक और ऑपरेशन किया जो इंडियन आर्मी ने नहीं किया. That operation was carried by the Punjab police and paramilitary forces in 1988. 4 साल बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर कंडक्ट करवाया गया एंड वो इतने अच्छे तरीके से प्लान किया गया था दैट इट बिकेम अ ब्लडलेस ऑपरेशन. उसमें खून नहीं बहा और जितने भी मिलिटेंट्स जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को दोबारा से अपना हेडक्वार्टर्स, अपनी सेंचुरी बना लिया था, अपना घर बना लिया था, उन सभी मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया और पीसफुली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. बहुत वायलेंस यहां पे नहीं हुई. अब क्योंकि अकाल तख्त को, गोल्डन टेम्पल को इतना नुकसान हुआ था तो सिखों के अंदर काफी गुस्सा पैदा हो गया. तो इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वॉज असैसिनेटेड बाय 2 of her Sikh bodyguards on 31st of October 1984. तो अभी यहां पे आई फॉर एन आई स्टार्ट हो चुका है. मिलिटेंट्स आर किलिंग हिंदूज एंड हिंदूज इन हरियाणा एंड अदर रीजन्स दे वर किलिंग सिख्स. एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल को बहुत सारा नुकसान हुआ. इसके बदले में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मार दिया गया. इसके बदले में हिंदुओं को और भी गुस्सा आया. हिंदुओं ने दिल्ली के अंदर और सारे इंडिया के अंदर एंटी सिख राइटिंग स्टार्ट कर दी. नवंबर 1984 में हजारों इनोसेंट सिखों को मार दिया गया बिकॉज जो बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था वो सिख बॉडीगार्ड्स थे. इन बॉडीगार्ड्स को हटाने की भी सलाह सिक्योरिटी एडवाइजर ने इंदिरा गांधी को दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और अल्टीमेटली असैसिनेशन के बाद सिखों के साथ बहुत बुरे तरीके से सारे इंडिया में बर्ताव किया गया. और अल्टीमेटली आफ्टर अ फ्यू डेज these riots were stopped, these riots were controlled. लेकिन तब तक हजारों सिखों की प्रॉपर्टीज, लाइव्स का बहुत नुकसान हो चुका था सारे इंडिया में और खासकर दिल्ली में. फॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं आया. पंजाब के लीडर्स ने पंजाब में दोबारा दंगे नहीं होने दिए. अब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे. राजीव गांधी ने अकाली दल के लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक एकॉर्ड किया. 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया गया. इस अकॉर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने पंजाब की अकाली दल की ज्यादातर डिमांड्स को मान लिया. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाएगा, रिवर वाटर्स पे एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, ऐसी काफी सारी डिमांड्स को मान लिया. 1985 में ही इलेक्शंस होने थे. इलेक्शंस अनाउंस किए हरचंद सिंह लोंगोवाल ने. उसी दिन जिस दिन उन्होंने इलेक्शंस अनाउंस किए उनको असैसिनेट कर दिया गया. एंड दिस वाज नॉट द एंड ऑफ टेररिज्म इन पंजाब. 1984 के बाद भी टेररिज्म पंजाब में जारी रहा. बहुत सारे लोगों की असैसिनेशंस हुई. अब पहली बार अकाली दल ने फुल मेजॉरिटी पाई. अकाली दल की अपनी सरकार बनी पहली बार और सुरजीत सिंह बरनाला चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के. उन्होंने काफी प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया. इनमें से काफी लोगों पर टेररिज्म के इल्जाम थे और इन्होंने दोबारा से टेररिज्म रैंक्स को, टेररिस्ट रैंक्स को ज्वाइन कर लिया. 1986 में एक बस को अटैक किया गया पंजाब के अंदर जिसमें 24 हिंदुओं को मार दिया गया. सो अगेन द सेम आई फॉर एन आई इज गोइंग ऑन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ती मिलिटेंसी को देखते हुए 1987 में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया. नेक्स्ट इलेक्शंस हुए जब प्रेसिडेंट रूल को अपलिफ्ट किया गया 1992 में. 1992 के इलेक्शंस के बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए सरदार बेअंत सिंह. सरदार बेअंत सिंह ने आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल को फ्री हैंड दे दिया टेररिज्म खत्म करने के लिए. अब केपीएस गिल को यह क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने टेररिज्म को खत्म कर दिया और उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगते हैं कि जब वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हुए पंजाब के अंदर. तो ये इल्जाम भी डिनाई करने मुश्किल हैं. पंजाब के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हुए लेकिन टेररिस्ट और मिलिटेंट्स द्वारा बहुत सारे इनोसेंट्स को भी मारा गया. लेकिन अल्टीमेटली पंजाब के अंदर टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया गया. सरदार बेअंत सिंह ही वाज असैसिनेटेड इन 1993. इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल प्लेन हाईजैकिंग्स भी की गई इंडियन एयरलाइंस की. बट अल्टीमेटली पंजाब अचीव्ड पीस इन द 1990s ओनली. और पंजाबी सोसाइटी बेहद सेकुलर थी बिकॉज ऑफ द गदर मूवमेंट, बिकॉज ऑफ भगत सिंह एंड सच अदर लीडर्स. ये सारी मूवमेंट्स काफी सेकुलर मूवमेंट्स थी जो आजादी से पहले हुई. तो पंजाब की जो सोसाइटी थी फॉर्चुनेटली वो इतनी कॉम्युनलाइज नहीं हुई थी
जब इस मिलिटेंसी को कंट्रोल किया गया तो पंजाबी सोसाइटी की जो डिविजन्स थी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई थी। पंजाबी सोसाइटी में हिंदुओं ने और सिखों ने भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और वापस पीस आ गया। और आज भी अगर खालिस्तान मूवमेंट की कोई बात करता है, फॉर एग्जांपल सिक्स फॉर जस्टिस, उन्होंने रेफरेंडम 2020 अनाउंस किया था खालिस्तान के लिए, तो पंजाब से बिल्कुल भी सपोर्ट उनको नहीं मिली बिकॉज पंजाबीज दे हैव अचीव्ड पीस आफ्टर मच डिफिकल्टी। तो जब भी पंजाब के पीस को, पंजाब के माहौल को खराब करने की बात आती है, all the Punjabis they stand together in protecting their peace and development. Now, any loss of human life is equally painful, irrespective of the cause, the reason, religion, or situation. And India is an extremely diverse society, and it can only be peaceful and prosperous if we respect the diversity of our country. So these 2 points are our personal opinions. इसके अलावा कुछ भी हमारा opinion नहीं था. Only historical facts have been presented to you. So this was a video about Punjabi Suba movement, Khalistan movement and Operation Blue Star. And you can subscribe to the Launchpad Education channel to watch all such videos on the current issues. And I hope this video will help you in your exams. Thank you for watching and have a good day.